हाय दोस्तों, आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो आज का टॉपिक चल रहा है आरओयू टेस्ट पेपर चल रहा है। आरओयू के अंदर जो पार्ट भाग ब है आपका पार्ट बी है ना। पार्ट बी जो है जिसके अंदर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 40 क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट बी से आएंगे। तो 40 क्वेश्चन है वो अपन भाग वाइज जो आपका अध्याय है अध्याय वाइज पढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आज का जो अपना 11 नंबर का अध्याय है उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं। साथ में जो क्रय शक्ति जो नियम है 1974 का जो कब लागू हुआ था? 27 दिसंबर को लागू हुआ था। दिसंबर 1974 को। इसकी अधिसूचना कब आई थी? 27 नवंबर को आई थी। उसके बाद बोला गया कि एक महीने बाद में ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो अपना अध्याय 11 का है, 11 का अध्याय क्या कहता है? नगरीय विकास। और क्या कहता है? नगरीय विकास। नगरीय विकास के बारे में बता रहा है। 11 का जो अपना अध्याय है वो नगरीय विकास और नगरीय योजनाओं के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? नगर का विकास होगा और नगरीय योजनाएं होंगी। नगरीय योजनाएं। ठीक है, तो नगरीय विकास और नगरीय योजनाएं जो अपन देखते हैं तो ये धारा कितने में देखते हैं अपन? धारा 159 से लेके 199 तक की जो धाराएं हैं उसके अंदर जो भी क्वेश्चन अपना बन रहा है काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर उठाए गए हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि 194 की जो धाराएं हैं जिसके अंदर सभी प्रकार के भवन बनाने की अनुमति होती है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा टपकने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। ये अपना 13 नंबर का मॉडल पेपर है। हैशटैग 13 नंबर का मॉडल पेपर है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि नगरीय क्षेत्र विकास योजना समिति। नगरीय क्षेत्र विकास योजना समिति कितने वर्ष के लिए बनती है? 20 वर्षों के लिए बनती है। कितने वर्षों के लिए बनती है? 20 वर्षों के लिए। इस समिति में क्या क्या होगा कि नगरीय क्षेत्र विकास, जो नगरीय क्षेत्रों का विकास जो समिति करेगी उसके अंदर क्या क्या होगा? उसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। क्या है? एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या होगी तो ही वहां पे महानगर की बात करते हैं। तो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होने पे महानगरीय विकास समिति होगी। ठीक है, 2/3 सदस्य जो होंगे इसके निर्वाचित होंगे। निर्वाचित सदस्य किससे होंगे? जो आपकी ग्राम पंचायत है और नगर पालिका है उसके जनसंख्या के अनुपात से 2/3 सदस्य आपके महानगरीय विकास क्षेत्र समिति जो है उसमें लिए जाएंगे अनुपात से। ठीक है, 1/3 सदस्य जो हैं उनको नाम निर्देशित करेगी, नॉमिनेशन करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। राज्य सरकार 1/3 सदस्यों का नॉमिनेशन करेगी और 2/3 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। किससे? ग्राम पंचायतों के सदस्यों से और प्लस में आपके नगर पालिका जो होगी उसके सदस्यों से। अगला कह रहा है कि नाम निर्देशित में से नाम निर्देशित 1/3 का होगा। उसमें भारत के कौन हो जाएंगे? एमपी, एमएलए, एमपी हो जाएंगे। तो भारत सरकार के सदस्य, राज्य सरकार के सदस्य, एमएलए हो जाएंगे। आपके प्रतिनिधि, फिर संख्या या संगठन जो भी एनजीओ वगैरह काम करते हैं या राज्य सरकार जिसकी पहचान करके जिनको बना देती है, इसके अंदर मेंबर बना देती है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आपके महानगरीय विकास क्षेत्र समिति में हो जाएंगे। ये 20 साल के लिए बनती है। दूसरी बात, इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए। 2/3 सदस्य जो होंगे निर्वाचित होंगे नगर पालिका ग्राम पंचायत से और 1/3 सदस्य हैं वो राज्य सरकार नाम निर्देशित करेगी जिसमें एमपी, एमएलए या राज्य सरकार को अच्छा लगे वो आदमी इसको नॉमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सभी आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, सत्य है। क्या सत्य है? महानगरीय क्षेत्र विकास योजना समिति की बात करते हैं तो महानगरीय क्षेत्र विकास योजना समिति 20 वर्षों के लिए बनती है। 1/3 सदस्य नॉमिनेशन होता है, नाम निर्देशित होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य नाम निर्देशित होता है, 2/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं, नाम निर्देशित राज्य सरकार करेगी। निर्वाचन जो है वो अपने ग्राम पंचायत और नगर पालिका जो है। ये संविधान के अंदर बात करते हैं। संविधान में, संविधान जो है, संविधान के अंदर आपके 243 तय के अंदर आपका किसको उल्लेख मिलेगा? महानगरीय क्षेत्र विकास समिति का उल्लेख मिलेगा। जिला योजना समिति की बात करते हैं तो जिला योजना समिति जो है वो भारतीय संविधान के अंदर 243 ये घ के अंदर है। कितना है? 243 ये घ के अंदर आपकी जिला योजना समिति आ जाएगी। केवल एक सत्य है, केवल दोनों सत्य हैं, तो आपका 4 नंबर का है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मास्टर विकास योजना के तहत न्यूनतम कितनी
आबादी विकासशील क्षेत्र में होना जरूरी है। जिस क्षेत्र के अंदर बोला जाता है कि मास्टर प्लान जा रहा है तो उसके अंदर कितनी आबादी होनी चाहिए। तो मास्टर विकास की बात करते हैं तो मास्टर विकास के अंदर क्या होना चाहिए, 1 लाख जो है उससे ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या होगी तो उस वहां पे क्या हो जाएगा, आपका मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। वहां पे क्या लग जाएगा, मास्टर प्लान लग जाएगा। ठीक है, तो मास्टर विकास योजना जो है उसके अंदर न्यूनतम आबादी की बात करते हैं तो 1 लाख होनी चाहिए। ये जो है आपके क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम के अंदर या अपना जो ROEO है उसके अंदर क्वेश्चन इसी टाइप से सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका में योजना तैयार करने के लिए, नगरपालिका कोई भी होगी, नगरपालिका के अंदर, नगरपालिका का मतलब क्या होता है आपका, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम जो है, इन तीनों को मिला के क्या बोला गया, नगरपालिका बोला गया। तो नगरपालिका में योजना तैयार करने के लिए सलाहकार एक समिति बनाई जाएगी। कोई भी योजना तैयार करने के लिए क्या की जाती है, एक सलाहकार समिति बनाई जाती है। उस समिति के अंदर कौन कौन शामिल होंगे, तो उस समिति में नगरपालिका के सभी सदस्य होंगे। नगरपालिका यदि नगरपालिका बोर्ड में बन रही है तो नगरपालिका के होंगे, नगर परिषद में बन रही है तो नगर परिषद के सदस्य होंगे, और नगर निगम में बन रही है तो नगर निगम के सदस्य होंगे। उद्योग व्यापार जो अपना उद्योग जगत के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, या वर्ती जो आजीविका चलाने वाले लोग हैं, या कोई जनप्रतिनिधि लोग हैं, ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे। शैक्षणिक संस्थाएं शामिल होंगी, और यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि शैक्षणिक संस्थाओं के कितने लोग इसमें शामिल किए जाएंगे, 6 लोग शामिल किए जाएंगे। गैर सरकारी संगठन की बात करते हैं तो उसके 6 लोग इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, और 6 लोगों की बात करते हैं तो वो अन्य प्रमुख जो व्यक्ति होंगे जिनके नगरपालिका का जिनको नॉलेज होगा, वो 6 लोग इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो सभी का सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसके अंदर, आपके नगरपालिका में योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार समिति बनेगी। उस सलाहकार समिति के अंदर नगरपालिका के सभी सदस्य होंगे। उद्योग व्यापार वर्ती जो भी प्रतिनिधि होंगे वो सभी के सभी इसके अंदर होंगे। शैक्षणिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन या राज्य सरकार की राय में जो अच्छे समझे 6 लोग उनसे नॉमिनेशन किए जाएंगे। सभी के सभी सदस्य इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सलाहकार समिति सलाह देगी, उसके आधार के ऊपर आपके मास्टर प्लान आएंगे। धारा 162 के तहत, धारा 162 के तहत योजना का पश्चावर्ती उपांतरण, मतलब योजना चल रही है उसके बाद उसका उपांतरण कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो नगरपालिका किसके अनुमोदन से कर सकती है। तो नगरपालिका जो योजनाएं जो चल रही है उसके अंदर चलने के बाद में किसके अनुमोदन से कर सकती है, तो राज्य सरकार के अनुमोदन से नगरपालिका क्या कर सकती है, उसके अंदर बदलाव कर सकती है। ठीक है, अगला देखिए, किसी योजना का पुनरीक्षण कब किया जाना चाहिए। योजना जो चल रही है उसका पुनरीक्षण, उसकी जांच पड़ताल, उसके बारे में जानना, उसका कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ, वो कब किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 10 वर्षों से पहले, 10 वर्षों से पहले पहले आप कर सकते हो। जैसे मान लो मास्टर प्लान है तो 20 साल के लिए चल रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 साल से पहले पहले आपको एक बार जांच कर लेनी चाहिए कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। यदि नगरपालिका चाहे तो भी करना पड़ेगा, राज्य सरकार चाहे तो भी आपको करना पड़ेगा। यदि नगरपालिका और राज्य सरकार जब उसका अनुमोदन करना चाहें तो करना पड़ेगा। मानचित्र और लोक सेवी, मानचित्र के अंदर कोई अड़चने आ रही हैं या बनाना है, कोई मिटाना है तो भी करना पड़ेगा। और लोक सेवी जो आपके धारा 66 के अंतर क्या होंगे कि नगरपालिका के सभी कर्मचारी जो होंगे वो लोक सेवक समझे जाएंगे। तो वो जो लोक सेवक समझे जाएंगे, लोक सेवी जो होंगे वो चाहेंगे तब भी आपको उसका क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन करना पड़ेगा। तो सभी का सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, धारा 166 के तहत नगरपालिका में विकास क्षेत्र की घोषणा होने पर किन किन कार्यों को करने की छूट दी गई है। कि नगरपालिका क्षेत्र जो होता है उसके अंदर आपके विकास क्षेत्र की घोषणा हो जाती है तो आप कुछ कार्य जो है नहीं कर सकते, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कर सकते हो। तो देखो, नहीं करने का मतलब तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, बाहर कुछ निकाल नहीं सकते, और नहीं करने की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सा काम आप पे छूट दी गई है, छूट की बात कर रहे हैं। भवन का रखरखाव आप कर सकते हो, उसके अंदर भीतर से कोई भी चेंजमेंट कर सकते हो लेकिन बाहर से नहीं कर सकते, बाहर से नहीं कर सकते, भीतर से चेंजमेंट कर सकते हो। विधि अधिकारी विधि आदेश से, सरकारी नियम अधिकारी के आदेश से आप सक्रम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो। नगरपालिका की शक्ति के तहत आप सक्रम, नगरपालिका आपको कुछ काम करने की अनुमति दे सकती है, वो कर सकते हो। राज्य या केंद्र सरकार की यदि कोई मास्टर स्कीम आ गई तो आप नगरपालिका की मास्टर स्कीम से पहले उसके तहत आप काम कर सकते हो। सभी के सभी, जैसे क्या होता है कई जगह रोड निकलती है मास्टर प्लान के तहत, सड़क निकलती है, तो किसी का घर यहाँ पे आ गया तो यहाँ ये कोर्ट के अंदर चला जाता है, कोर्ट के अंदर चला गया तो क्या हो गया, आपका विधि हो गया, विधि के पास चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दी जाती है, जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा
तो ये जगह वापस इसको कवर करके सड़क बना दी जाती है। तो नगर 166 की धारा क्या कह रही है कि किसी क्षेत्र के अंदर यदि विकास क्षेत्र की घोषणा हो जाती है, उस क्षेत्र को डेवलप करने की घोषणा हो जाती है। विकास क्षेत्र की घोषणा होने के लिए क्या चाहिए? 1 लाख आबादी चाहिए ना, 1 लाख की आबादी विकास क्षेत्र की घोषणा के लिए चाहिए। ठीक है, सभी के सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, यदि किसी नगर पालिका में विकास क्षेत्र की घोषणा के बाद कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके ऊपर जुर्माना कितना लगेगा? यदि नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि आपके विकास कार्य घोषणा होने की मतलब विकास योजना जो है आपके चालू हो जाती है, तो उसके बाद व्यक्ति यदि कार्य करता है और वो न्यायालय के अंदर दोष सिद्ध पाया जाता है तो उसके ऊपर कितना जुर्माने का प्रावधान किया गया है? इसके अंदर कहा गया है कि 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। बिल्कुल, यह 5,000 तक जुर्माना लगेगा। आप मकान बना रहे हो, आपके ऊपर 5,000 तक जुर्माना लगेगा। प्रतिदिन चालू रखने पे आपको 100 रुपए तक क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। प्रतिदिन यदि आप चालू रखते हो तो 100 रुपए के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। 5,000 रुपए एक मुफ्त राशि जो होगी वो कर के बकाया में होगी, कर का बकाया होगा और ये आपको चुकाना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर कर के बकाया के तौर पे, नहीं तो आपकी जमीनें नीलाम हो जाती हैं, कुर्की हो जाती हैं। उसके बाद आपको पता ही है किस हिसाब से नगर पालिका जो है उसकी नीलामी कर देती है। तो केवल दोनों जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, धारा 168 के तहत अप्राधिकृत विकास, जो प्राधिकृत नहीं हो, अप्राधिकृत हो, विकास को हटाने की अपेक्षा की नगर पालिका की शक्ति के तहत जुर्माना होगा। यहां शक्ति की बात कर रहे हैं तो उसके तहत क्या जुर्माना रखा गया है? अप्राधिकृत यदि कोई आदमी है भवन के अंदर, जमीन के अंदर बिल्डिंग इस टाइप से बना लेती है जो अप्राधिकृत हो, जो सही नहीं हो, तो उसको हटाने के लिए नगर पालिका की शक्ति के तहत कितना जुर्माना इसके अंदर किया गया? इसके अंदर बोला गया है कि 5,000 रुपए तक का इसके अंदर जुर्माना किया गया है। 200 रुपए प्रतिदिन तक कार्य जारी जब तक आप रखोगे तब तक आपके 200 रुपए प्रतिदिन तक लगेंगे। लेकिन यदि ये तो है प्रथम बार आपके साथ क्या होगा कि 5,000 तक जुर्माना होगा, 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगेंगे। यदि आप दूसरी बार पकड़े जाते हो, दूसरी बार फिर भी आप काम चालू रखते हो, उसको रोकते नहीं हो, वापस रखते हो, तो इसके ऊपर 2,000 का जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा? 2,000 रुपए। और प्रतिदिन जो है ये 200 से कितने हो जाएंगे? 500 रुपए प्रतिदिन हो जाएंगे। प्रतिदिन आपके ऊपर चार्ज कितना लगेगा? 200 से मतलब 500 रुपए प्रतिदिन सेकंड टाइम पे, और आपका 2,000 रुपए जुर्माना। फर्स्ट टाइम पकड़े जाते हो तो 5,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए, 200 रुपए आपके प्रतिदिन। केवल दोनों जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति के तहत नगर पालिका क्या क्या कार्रवाई करेगी? नगर पालिका जो है अप्राधिकृत विकास जो होगा आपका, जिसके अंदर देखा हमने 5,000 से लेके 5,000 जुर्माना है, प्लस में प्रतिदिन 200 रुपए है फर्स्ट टाइम पे। लेकिन जब सेकंड टाइम पे आप पकड़े जाते हो तो 2,000 रुपए जुर्माना है और 500 रुपए पर डे का चार्ज होगा। तो उसके रोकने के तहत नगर पालिका क्या क्या फंडा अपनाएगी वो देखते हैं। तो स्वामी व विकासकर्ता, उसका मालिक होगा विकासकर्ता, जो भवन निर्माण करता होता है विकासकर्ता, कॉन्ट्रैक्टर होता है, को नोटिस देगी, दोनों पार्टियों को नोटिस दे देगी। उसके बाद 5,000 रुपए तक का जुर्माना करेगी और प्रतिदिन 500 रुपए, वो सेम बात आ गई ना, 5,000 का जुर्माना करेगी और प्रतिदिन 500 रुपए प्रतिदिन से इस लेगी नगर पालिका। उसके बाद पुलिस कार्रवाई होगी, सीआई को बुला के लेके आएगी। उसके बाद क्या होंगे? आपके फट्टा फ्राई होगी। आपका जो सामान होगा उसको उठा के ले जाया जाएगा। और ये सभी की सभी जो कार्रवाई जो होंगी अप्राधिकृत विकास को रोकने के लिए होंगी। नगर पालिका करेगी क्या क्या करेगी? मालिक और उसका जो मकान बनाने वाला बिल्डर होगा, दोनों को नोटिस दे देगी। 5,000 रुपए आपका तुरंत चालान काट देगी। फिर भी आप रोज लागू करते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फिर चार्ज लेगी आपसे। प्लस में पुलिस को बुला के लेके आएगी, कार्रवाई होगी, और जो आपका बनाने का जो सामान होगा, माल मटेरियल, वो भी उठा के ले जाएगी। ठीक है, आगे एक तो होता है अप्राधिकृत विकास को रोकना, और एक होता है अप्राधिकृत विकास हो चुका है उसके बाद रोकना, है ना, उसको तोड़ना, खत्म करना। वो आगे देखते हैं। धारा 170 के तहत अस्थायी विकास कार्य, अस्थायी विकास कार्य वो होते हैं जो आप कर सकते हो। अस्थायी विकास कार्य जो आप अस्थायी तौर पे कर सकते हो, उनको फिक्स नहीं कर सकते, परमानेंट आप नहीं कर सकते, रोका जाना सम्मिलित होगा। जैसे खेती कार्य जो होगा, तो आपको पता है कि खेती की सीजन जो है वो 6 माह होती है। फसल की सीजन कितनी होती है? 6 माह होती है। 6 माह तक आपका अस्थायी विकास में आ जाएगा। आगे कुआं खुदवाना है, आप यदि कोई कुआं खुदवा रहे हो, वो भी आपका अस्थायी विकास में आ जाएगा। मुर्गी पालन आप कर रहे हो, 3 नाम इस अध्याय के अंदर इस धारा 170 में दिए गए हैं। कुआं खुदवाना है, मुर्गी पालन है, और आपका खेती का जो काम होगा वो अस्थायी विकास के अंदर होगा, जो 6 महीने के लिए आप ही कर सकते हो। ठीक है,
फिर आपको 15 दिन का नोटिस देके नगर पालिका क्या कर देगी, वो जगह खाली करवा देगी। खेती के लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसको उजाड़ी नहीं जाएगी। यदि विकास कार्य के क्षेत्र में फसल खड़ी हो तो सरकारी काम को अधिकतम कितना समय तक रोका जा सकता है। यदि आपकी फसल खड़ी है तो अधिकतम 6 माह के लिए, क्योंकि एक फसल जो होती है वो 6 माह में तैयार हो जाती है, तो उसी रूल के हिसाब से क्या करते हैं कि अधिकतम 6 माह तक जो होती है वो खेती कार्य, यदि कहीं विकास कार्य, मान लो कोई मास्टर प्लान चल रहा है, उसके अंदर आपकी सीवरेज लाइन जा रही है, रोड जा रही है, या कोई मकान बन रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र की तरफ से, हाउसिंग बोर्ड के मकान बन रहे हैं, तो उस टाइम पे नगर पालिका यदि वहां पे खेत खड़ा है तो उस खेती को उजाड़ेगी नहीं, वहां पे आपको 6 महीने का टाइम देगी। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी धारा के तहत किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात भूमि के उपयोग और उस पर निर्बंध या रोक का प्रावधान है। किस धारा के तहत, कौन सी ऐसी धारा है जहां पे विकास कार्य की स्कीम की घोषणा हो जाती है कि यहाँ पे ये काम होगा। भूमि के उपयोग, वहां पे आप भूमि का कोई भी उपयोग आप काम में नहीं ले सकते, यदि लेते हो तो केवल विधि के तहत होना चाहिए, नगर पालिका की परमिशन से होना चाहिए, राज्य सरकार की परमिशन से होना चाहिए, केंद्र सरकार की परमिशन काम हो सकते हैं। तो निर्बंध या रोका जाने का प्रावधान जो है वो धारा 177 के अंदर है। 177 के अंदर क्या हो जाता है, आपका जो स्कीम जो होती है उसको रोका जा, मतलब आप रोकते हो, उसके ऊपर निर्बंध या रोका जाने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, यदि कोई विकास योजना प्रकाशन के बाद कितने वर्षों तक उसका क्रियान्वयन नहीं होता तो लुप्त हो जाती है। देखिए क्या होता है, नगर पालिका जो होती है वो विकास योजना बनाती है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाता है, नगर पालिका अनुमोदित कर देती है, राज्य सरकार के पास ये कॉपी भेज दिया जाता है। उसके बाद राज्य सरकार इनको बोलती है ठीक है आप ये काम चालू करो, अपनी नगर पालिका निधि जो है, नगर पालिका निधि की बात करते हैं तो 79 के अंदर आपकी नगर पालिका निधि है। तो नगर पालिका निधि के अंदर आप यदि जाते हो, पैसे खर्च करते हो, आप विकास योजना चालू करते हो, तो क्या दिया गया है कि कितने वर्षों तक वो लुप्त हो जाएगी। यदि वो 2 वर्षों तक क्या होता है, ठंडे वर्षों बस्ते में पड़ी हो कि उसने घोषणा तो कर दी, पेपर में निकाल दिया, किसके, मतलब पेपर में अनुमोदित करके अपने जो गजट राजपत्र जो होता है उसमें छाप दिया, लेकिन 2 साल तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो ऑटोमेटिक वो कार्य क्या हो जाएगा, आपका लुप्त माना जाएगा, खत्म मान लिया जाएगा, व्यक्तिगत मान लिया जाएगा। तो 2 वर्षों में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं लेते हो तो वो योजना खत्म हो जाती है। ठीक है, वापस नए सिरे से उसको चालू करना पड़ता है। नगर पालिका क्षेत्र में नया रास्ता, देखिए एक तो होता है रास्ता और एक होता है भवन या भूमि। ठीक है, यह ध्यान रखना कि भवन और भूमि का यदि विवाद हो जाता है तो आपको राज्य सरकार के पास 30 दिन में अपील करनी पड़ेगी। 30 दिनों में जो अपील होगी वो अपील जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के सामने करनी पड़ेगी। और यदि रास्ते की बात करते हो तो वो 30 दिनों के अंदर रास्ता निकालने का अधिकार दिया गया है डीसी को, कलेक्टर साहब को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, कलेक्टर साहब जो हैं उसके सामने आपको अपील करनी पड़ेगी और इनके जो फैसले होंगे वो अंतिम माने जाएंगे। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में नया रास्ता लाइन निकालने के लिए नगर पालिका द्वारा अधिभोगी स्वामी होता है को कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा कि आप नोटिस, नया रास्ता जो निकाला जाता है, नगर पालिका कहती है भाई हम यहां से रास्ता निकाल रहे हैं, तो वो मालिक को, उसके जो टच में मकान मालिक आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं, उनको कितने दिन पूर्व का नोटिस दिया जाएगा। 2 माह पूर्व है, 3 माह पूर्व है, 1 माह पूर्व है और आपका 6 माह पूर्व है। तो कितने माह पूर्व का दिया जाएगा, 1 माह पूर्व का दिया जाएगा, 30 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। कितने दिनों का, 30 दिनों का नोटिस रास्ता निकालने के लिए। अस्थायी विकास जो हो रहा है, आपका कुआं खुद रहा है, खेती हो रही है, वहां पे आपको 15 दिनों का दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर आप वो चीजें खाली कर देना। ठीक है, अगला देखिए, यहां पे 2 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। किस धारा के तहत उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण का प्रावधान है। जब आप उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, तो मेले के अंदर क्या होता है कि मार्गों के ऊपर दुकानें लग जाती हैं। जैसे खाटू श्याम जी का मेला होता है, रानी सती माता अपने झुंझुनू का मेला होता है, तो दुकानें जो है वो रोड के ऊपर लग जाती हैं। फिर वहां पे कहीं पे चक्री में गुम्बांगर है ना, वो वाले लग जाते हैं ना। तो अस्थायी निर्माण होता है, वो अस्थायी निर्माण होता है। नगर पालिका प्लस पुलिस अधिकारी दोनों की लिखित अनुमति से वो मान्य होगा, आपको जगह मिलेगी। ठीक है, तो वो किस धारा के तहत मिलेगी आपको, धारा 187 जो है उसके तहत क्या होगा, अस्थायी विकास निर्माण जो होगा उत्सवों मेलों के अंदर हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, मार्ग, नाली या परिसर के सह-निर्माण या मरम्मत के दौरान, आपकी मार्ग है, उसके अंदर नाली है और परिसर है, उसका सह निर्माण मरम्मत करवा रहे हो या मरम्मत के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन कौन सी पूर्व जो है सावधानियां बरतेगा।
तो उसके अंदर देखिए सबसे पहले जैसे मान लो ये रोड है, ये रोड टूट गई, चेंबर टूट गया, चेंबर के काम करवाने के लिए क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले बाड़ लगेगी, बाड़ लगेगी जो पेपर में या रेडियम की किसी भी टाइप से दिखने वाली बाड़ होनी चाहिए, चारों तरफ उसको बांध दिया जाता है किसी रस्सी से, कोई कपड़े से, किसी से भी। फिर उसके अंदर यातायात यदि उचित समझे मुख्य नगर पालिका अधिकारी तो यातायात आपको बंद करवाना पड़ेगा, कहीं आने ना हो जाए। और यदि फिर भी कोई दुर्घटना हो गई तो आपको क्या करने पड़ेगी, सभी सावधानियां बरत के उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, सभी की सभी जो बातें हैं वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति बिना नगर पालिका की अनुमति के कोई मार्ग को रोकता है, कोई मार्ग को रोकता है, जैसे मान लो अपने रस्तों निकला लाग रही और मैंने बजरी की 4 ट्रॉलियां गिरा दी, तो वो की बात कर रहे हैं कि रस्तों रोक लियो या खाडो खोद के वो अपनी पाइपलाइन सुधार रहे है, उसके अंदर देखते हैं कि कोई मार्ग को रोकते हैं या खड्डा खोदते हैं तो जुर्माने का प्रावधान है। तो इसके अंदर क्या जुर्माना है कि इसके अंदर 1000 से लेके 2000 रुपए तक, खाडो खोदता नहीं 1000 रुपया खाडो खुदा है वो, ठीक है, और 2000 को नोट लाकर वो, तो ध्यान रखना। तो 1000 से लेके 2000 तक का जुर्माना है। प्रतिदिन आपके 50 से लेके 100 रुपए का प्रतिदिन आपके ऊपर चार्ज, जितना दिन वो खाडो खुदेड़ो रहेगा बितना दिन। और अपन बाढ़ लगानी पड़ेगी, बाढ़ बहुत जरूरी है, केवल एक केवल दोनों, तो आपका जो डी है दोनों चीजें होंगी इसके अंदर। प्रतिदिन आपके 50 से लेके 100 रुपए का चार्ज लगेगा, 1000 से लेके 2000 रुपए जब आप रास्ते को रोकते हो या रास्ते में खड्डा खोदते हो, सीधा सीधा जुर्माना याद हो जाता है। आगे देखिए, धारा 90 के तहत फुटपाथों की चौड़ाई की बात करते हैं। तो फुटपाथ जो है वो देखिए ये सड़क है और उसके दोनों तरफ बोला गया है कि ये 1.5 मीटर जो होगा, 1.5 मीटर जो होगा उसको क्या किया जाएगा, फुटपाथ बना जाएगा। ये धारा 190 के अंदर है। तो दोनों साइड में 1.5 मीटर की जो चौड़ाई होगी उनको कम से कम फुटपाथ बनाया जाएगा, ठीक है। अगला, बहिर्गत भवन का हिस्सा ध्वंसक। कोई भवन है और उसका ये बाहरी हिस्सा जो है, बाहरी, बहिर्गत का मतलब क्या होता है, बाहरी आवरण, बाहर का हिस्सा, हिस्सा ध्वंसक, ध्वंसक मतलब गिरने वाला, टूटने फूटने वाला या खतरनाक अवस्था में है, खतरनाक अवस्था में है। तो नगर पालिका अधिभोगी कौन होता है, उसका स्वामी या किराएदार, वो कितने समय पूर्व नोटिस देकर तुड़वा सकेगी कि बोले कि भाई ये खतरनाक है, बाहर की चीजें हैं, आपकी छज्जा गिरने वाला है, पट्टी गिरने वाली है, तो उनको 15 दिन का नोटिस देकर, 15 दिन पूर्व का नोटिस देकर नगर पालिका उसको क्या करवा देगी, गिरवाने का आदेश देगी। फिर यदि नहीं गिरेगी तो नगर पालिका आके खुद गिराएगी, गिरा के गिराने का खर्चा भी लेके जाएगी और कर के बकाया के तौर पर आपसे राशि वसूल करेगी, ठीक है। धारा 193 के तहत भवनों की सतह कैसी होनी चाहिए, भवनों की सतह जो है 193 के तहत कैसी होनी चाहिए, भवन की सतह जो है वो सार्वजनिक नाली से कितनी दूर की बात की गई है, 50 मीटर की बात की गई है कि 50 मीटर तक आपकी नाली होनी चाहिए, ठीक है। और ऊंची रखनी चाहिए, नाली जो है उससे ऊंची रखनी चाहिए ताकि आपके घर में बरसात का या गंदा पानी सीवरेज का ना भरे, बीमारियां पैदा ना हो। मल नाली जो है उसको भी ऊंचा रखना है, आपकी मल नाली जो है वो भी इस हिसाब से घर की सतह ऊंची रखनी है ताकि आपके जो मल नाली है वो भी, रसोई की नाली है वो भी, प्लस में आपका बरसात का पानी है वो भी अच्छे तरीके से बह के जा सके, ठीक है। तो केवल दोनों, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र में मकान बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको नगर पालिका को देने होंगे, किस में है ये 194 की धारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप खुद से भी रीड करना है ना। तो क्षेत्र में मकान बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जो है नगर पालिका को देने होंगे, तो नगर पालिका को आपके जमीन के सारे कागज देने पड़ेंगे, आपका जो नक्शा है उसकी 6 कॉपियां देनी पड़ेंगी, आपका नक्शा जो होता है वो अप्रूवल होना चाहिए, किसी रजिस्टर्ड अधिकारी से अप्रूवल होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको देनी होंगी। क्या देने पड़ेंगे, भूमि के सभी कागजात देने पड़ेंगे, नक्शे देने पड़ेंगे, नक्शे की कितनी कॉपी, 6 कॉपी देनी पड़ेंगी, क्योंकि 6 का जो है नगर पालिका में ज्यादा लगाव है कि 6 सदस्य मनोनीत होते हैं नगर पालिका में, ये भी ध्यान रखना। तो नक्शे जो है नगर पालिका जेडीए या न्यास सुधार परिषद जो होगी उनके द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, सभी का सभी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका व्यक्ति क्षेत्र में 15 मीटर से ऊंचा मकान बनाता है, कोई आदमी 14 मीटर तक तो नगर पालिका अनुमति दे देती है, 14 मीटर से आप यदि ऊपर बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपके प्रादेशिक नगर नियोजन का जो अधिकारी होगा, आपके प्रादेशिक क्षेत्र का नगर नियोजन अधिकारी होगा, उसकी अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। मकान कॉम्प्लेक्स या गैर आवासीय भवन या नीचे का तहखाना अंडरग्राउंड बनाना है तो उसके लिए मंजूरी किसकी लेनी पड़ेगी, तो प्रादेशिक अधिकारी की, जो प्रादेशिक नगर
नियोजक अधिकारी होता है, उसकी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि 14 मीटर तक बनाना है तो आपको नगर पालिका की लेनी पड़ेगी। 14 मीटर से ऊपर बनाना है तो नगर पालिका के हाथ से निकल जाता है मामला। राज्य सरकार का एक प्रादेशिक अधिकारी होता है, नगर प्रादेशिक अधिकारी जिसको बोला जाता है, उससे आपको अनुमति लेनी होगी। और यदि आप बिना अनुमति बना लेते हो तो 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक आपको जुर्माना है। 1 साल से लेकर 1 महीने से 3 महीने तक की कैद है इसमें। नगर पालिका कौन कौन से क्षेत्र में मकान बनाने की अनुमति आपको नहीं दे सकती, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पालिका बोर्ड हो, नगर निगम हो और नगर परिषद हो, यह आपको अनुमति कहां पे मकान बनाने की नहीं देगी। परकोटे वाले शहर, अपना जयपुर शहर क्या है, परकोटे का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का है, हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी जयपुर शहर आता है। इसमें मकान बनाने की आपको अनुमति राज्य सरकार नहीं देगी, इसके लिए अलग से अभिकरण बनेगा। निर्बंधित क्षेत्र जो है, जहां पे रोक का है, फौजी एरिया, कंटोनमेंट क्षेत्र वगैरह जो होता है, वहां पे आपको अनुमति नहीं देगी। तो सभी के सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, यदि 15 मीटर से ऊंचा भवन बनाने पर नगर पालिका की अनुमति नहीं ली जाती तो सक्षम न्यायालय के दोष सिद्ध पर जुर्माना। यहां पे पहली बात तो नगर पालिका की अनुमति नहीं होती, अनुमति किसकी होती है, नगर प्रादेशिक अधिकारी की होती है। फिर 30,000 से 50,000 रुपए क्या लगेगा, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। फिर यदि आप काम को चालू रखते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज लगेगा। सजा की बात करते हैं इसके अंदर तो 1 माह से 3 माह तक सादा कारावास होगा। सादा कारावास भी है इसमें, ठीक है। सजा भी क्या है, 1 माह से 3 माह तक सादा कारावास है। सभी के सभी आपका 3 नंबर का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में रह रहा है और उसको नगरपालिका विकास योजना का उल्लंघन करते हुए पाया गया, विकास योजना चल रही है, बोरिया बिस्तर ठा ले गया, वो रस्ती बांध के गया, रस्ती पाड़ लेगा, उल्टा काम कर दिया ना, तो उसका उल्लंघन करने पर क्या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें बोला गया है कि 10 से लेकर 20,000 रुपए उस आदमी के ऊपर जुर्माना लिया जाएगा। 15 से 45 दिनों का, आधे महीने से 1.5 महीने तक उस आदमी को जेल कटवाई जाएगी, और अथवा 1 या 2 दोनों काम इसके साथ करवाए जा सकते हैं। 10 से लेकर 20,000 तक जुर्माना होगा। कब होगा यह जुर्माना, जब आपके क्षेत्र में नगर पालिका विकास योजना हो रही है और उसका कोई जेवड़ा जावड़ा ठा ले गयो, कोई बदमाशी कर दी, अधिकारिया चनपटिया मार दिया, तो क्या करे जागो, आपके ऊपर 10 से लेकर 20,000 तक का जुर्माना होगा। कैद 15 से लेकर 45 दिनों तक कैद होगी। सादा कारावास इसमें दिया जाएगा। धारा 194 के तहत मकान बनवाते समय किसी अधिभोगी का नक्शा सही नहीं पाया जाता। कोई भी आदमी है वो नक्शा अपना सही नहीं ला के देता, फर्जी नक्शा ला देता है, पाया गया तो उस पर क्या क्या कार्रवाई होगी। नाम उसका सबसे पहले काली सूची में, ब्लैक लिस्ट में डाल दो कि फलाना आदमी फर्जी है। दूसरा, रजिस्ट्रीकरण जो होगा उसका रद्द कर दो। रजिस्ट्रीकरण उस जमीन का कागज है, सभी के सभी रद्द कर दो, और अपनी नजुल भूमि जो है उसके अंदर ले लो, या फिर आपकी राज्य सरकार की या आपकी नगर पालिका की जो भूमि होगी, संपत्ति, उसके अंदर उसको सम्मिलित कर लो। 1 से 2 माह तक सादा कारावास इसके अंदर मिलेगा। सादा कारावास 1 से 2 माह तक। 5 से लेकर 10,000 रुपए तक इसके अंदर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सभी का सभी है। क्या होगा जब यदि आप कोई भी मकान मालिक है वो नक्शा अपना सही नहीं लाके देता, किसकी बात कर रहे हैं, नक्शा की, तो उसका नाम सबसे पहले काली सूची में डाला जाएगा, उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जाएगा, उसके ऊपर 1 से 2 माह तक कैद होगी और 5 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना होगा। ठीक है। गलत या मिथ्या सूचना की बात करते हैं तो ये धारा 15 में आती है। धारा 15 के अंदर आती है गलत या मिथ्या सूचना। आपने कोई कागजात वगैरह जो नकली वगैरह दे देना, वो सारे के सारे किस में आती है, धारा 15 के अंदर मिथ्या सूचना आती है। आगे देखिए, धारा 194 के तहत समस्त प्रकार के भवनों के निर्माण से संबंधित अपील कहां होगी। यदि भवन और भूमि की अपील करनी है, भवन या भूमि की अपील करनी है, ये दोनों अपील तो होंगी राज्य सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने होंगी। कितने दिन में होंगी, 30 दिनों में होंगी। कितने दिनों में होंगी, 30 दिनों में होंगी। और यदि रास्ते की अपील करनी है, रास्ता की अपील करनी है, तो वो होगी आपके डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने होगी। वही समय सीमा रखी गई है 30 दिनों में। ठीक है। तो रास्ते की अपील कलेक्टर के सामने होगी, मकान और भूमि की अपील जो होगी वो आपकी राज्य सरकार के सामने आपको अपील करनी होगी। इनका विनिश्चय जो होगा अंतिम होगा, किसी भी न्यायालय में फिर आप नहीं जा सकते। अगला देखिए, नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत निवासी से तात्पर्य है। निवासी कौन होगा, निवासी किसको कहा गया है, तो भूमि का स्वामी जो होगा उसको निवासी कहा गया, या भूमि का अधिभोगी होगा, विकास करता है कोई नहीं।
तो भूमि का जो अधिभोगी होगा उसको क्या कहा गया है? स्वामी कहा गया है। स्वामी किसको कहा गया? भूमि का जो अधिभोगी हो, अधिभोग उस टाइम पे रह रहा हो, उसको क्या बोला? अस्थायी तौर पे रह रहा हो, आवागमन कर रहा हो, अपना व्यापार वर्ती चला रहा हो, दुकान धंधा कर रखा हो, उसको क्या माना जाएगा? वहां का निवासी माना जाएगा। अगला देखिए, धारा 196 के तहत सह निर्माण करते समय प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। देखिए, सह निर्माण का मतलब क्या होता है? आप पुलिया बना रहे हो, पुलिया या पुल का चर्चा आया था, ये किसके अंदर आते हैं? पुलिया और पुल नगरपालिका की संपत्ति में आते हैं। तो पुलिया या पुल आप बना रहे हो, तो उस पुलिया पुल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जहां खड्डा खोद रहे हो वहां पे आपको 4x4 का दृढ़ पदार्थ वो लेना पड़ेगा, एक कपड़े टाइप में, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। आप शुरू करते हो, उस शुरू की तारीख आप कितने दिन में खत्म करते हो, वो तारीख, कौन सी कंपनी आपकी कॉन्ट्रैक्टर है, वो बनाने वाले का मालिक के कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कितने समय में कार्यावधि पूर्ण होगी, अता पता सबका पूरा लिखा होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? 4x4 जो होंगे फुट का एक दृढ़ पदार्थ वो लेना पड़ेगा आपको, है ना। सह निर्माण करने वाले की पूरी जानकारी करने और कराने, विकासकर्ता और करवाने वाले दोनों की होगी। स्वामी की संपूर्ण जानकारी होगी, ठीक है। जुर्माना, यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना। जहां पे देखो, आप शहरों में काम चलते हुए देखते हो, तो वहां पे कंपनी, वो जो बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग का पहले ही नक्शा बना दिया जाता है, वो ये सारा फंडा होता है, ठीक है। अगला देखिए, मरम्मत इत्यादि के दौरान होल्डिंग लगाना। इसमें होल्डिंग का मतलब क्या होता है? मरम्मत करते हैं तो होल्डिंग जो होती है उसको बाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाड़ बोलते हैं। देखिए, बाड़ लगाना जो होगा वो क्या होगी? आपकी होल्डिंग होगी। रात्रि के समय में आपको वहां पे लाइट लगानी पड़ेगी, रेडियम पट्टी आपको वहां पे लगानी पड़ेगी, मार्ग में बाधा को आपको रोकनी पड़ेगी, वन वे आपको कैसे भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना जो है आपके ऊपर 1000 से लेके 5000 रुपए तक जुर्माना होगा, और 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक प्रतिदिन आपके ऊपर चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपके सभी के सभी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए, नगरपालिका अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कौन कौन सी कॉलोनियों को ग्रहण कर सकती है? मान लो नगरपालिका है, वो जेडीए से मकान बना रही है, जेडीए से बना रही है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड से बना रही है, ठीक है, या राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की बात करते हैं, इनसे मकान बनवा रही है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, इनसे मकान बना रही है, नगरपालिका क्षेत्र में मकान बन रहे हैं, तो वो किन किन बने हुए मकानों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है? सबसे पहले तो कहती है कि जब नगरपालिका उसका अनुमोदन कर ले, उसकी जांच पड़ताल कर ले कि भाई फलाना काम है, अच्छे तरीके से हुआ है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अच्छा काम हुआ है, कॉलोनियां नियमों के तहत बनी हुई होनी चाहिए, यहाँ उबड़ खाबड़ बन जा चंडीगढ़ शहर की तरह बसी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, असत्य कथन, सत्य कथन छांटिए। सत्य कथन की बात कर रहे हैं, ये जो आपका आ गया कौन सा? क्रय, है ना, और सामान। सामग्री जो है, सामान या जिसको सामग्री बोलते हैं, है ना, सामग्री जो आपका नियम है 1974 का, 1974 का, ये 27 नवंबर की बात है जब राजपत्र के अंदर निकाल दिया गया था 1974 को। फिर बोला कि 1 महीने बाद में लागू हो जाएगा, तो 27 दिसंबर 1974 से लागू हुआ। ये तारीख आपसे पूछी जा सकती है। इसके अंदर अपन ने पूरे के पूरे जो क्रय सामग्री जो नियम है 1974 उसको भी डाल दिया है। देखिए, निविदा का अनुमानित मूल्य कितना होगा और निविदा का प्रभार कितना होगा, आपको कितने रुपए जमा आपके पोस्टल ऑर्डर के तौर पे जमा कराने पड़ेंगे। यदि आप 10,000 रुपए, 0 लाख का मतलब 10 का मतलब 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक की बात करते हो तो आपको 20 रुपए का सरकार को जमा कराना पड़ेगा निविदा का प्रभार। 0.10 से 1 लाख तक की बात करते हैं तो 50 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। यदि 1 से 5 तक की बात करते हैं तो 100 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। 5 लाख से 100 लाख तक की बात करते हैं तो 200 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और 100 लाख मतलब 1 करोड़ से ऊपर का यदि आप काम करते हो तो आपको 500 रुपए निविदा के तौर पे, आपको प्रभार के तौर पे जमा कराने पड़ेंगे। फिर आपकी निविदाएं निकलेंगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। विभिन्न मूल्यों के लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं व समय अवधि जो है उसका सही मिलान करना है। तो सही मिलान की देखिए, यदि 1 लाख रुपए तक का आपका काम करवा रहे हो तो आपको 7 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करना पड़ेगा। यदि आप 1 से 10 लाख तक का करवा रहे हो तो 10 दिन के अंदर आपको कार्य पूर्ण करना पड़ेगा। यदि आप 10 से 100 लाख तक करवा रहे हो तो 15 दिन तक आपको करना पड़ेगा। और 100 लाख का मतलब 1 करोड़ होता है, 1 करोड़ से ऊपर करवा रहे हो तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर वो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये कोई सा भी आपको मिलान दे सकता है। यहां से 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन। ठीक है, 1 लाख से 1 लाख तक, 10 लाख तक, 10 लाख से 100 लाख तक, 100 लाख से ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, निविदाएं आमंत्रित नहीं होंगी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिस टाइम पे निविदाएं आपको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं होगी? पहला, प्रतियोगिताएं अपेक्षित न समझी गई हो, कि भाई यहां पे प्रतियोगिता कराना अपेक्षित नहीं होगा। देखिए पहली बात तो यह है, यदि सामान का क्रय कर रहे हैं, है ना, सामग्री का क्रय कर रहे हैं या आप काम करवा रहे हो, तो जिसके अंदर आप 1000 रुपए की सामान क्रय कर रहे हो और 2000 तक का काम करवा रहे हो, है ना, काम, इन दोनों के अंदर तो आपको निविदा वैसे ही अलाउ नहीं है। अच्छी कंपनी का माल आप पहले से ले रहे हो, अच्छी कंपनी का माल पहले से ले रहे हो, तो फिर आपको निविदा कराने की जरूरत नहीं है। खादी भंडार मोटरयान पुर्जे की बात करते हैं तो 1000 रुपए तक के खादी भंडार से ले रहे हो, मोटरयान पुर्जा 1000 तक का ले रहे हो, अग्निशमन जो है वो 25,000 रुपए तक का सामान ले रहे हो, तो उसके अंदर आपको निविदाएं नहीं करानी पड़ेंगी। इन सब के अंदर आपको किसी प्रकार की खुली निविदा, बंद निविदा, किसी प्रकार की निविदाएं नहीं करानी हो। निविदाओं का क्या मतलब होता है? यदि आप 20,000 तक करा रहे हो, 20,000 तक, तो जिले के समाचार पत्र में निकालो, 1 लाख तक राज्य के अंदर निकालो, 10 लाख से ऊपर की करवा रहे हो तो आपको केंद्र सरकार के कोई भी रजिस्ट्रेशन समाचार पत्र में आपको निकालना होगा। आगे देखिए, नगर निगम के मामले में वस्तु की क्रय के लिए, मान लो नगर निगम जयपुर का महापौर है, उसको कोई सामान खरीदनी है ना, क्रय के लिए कितने रुपए तक की अनुमति दे सकते हैं? वो कितने रुपए तक का सामान आप खुद खरीद सकते हैं, कितने रुपए तक की अनुमति दे सकते हैं? तो वो कितने रुपए तक की अनुमति दे सकते हैं? 25 लाख रुपए तक जो है वो खुद के दम पे खरीद कर सकते हैं। 100 लाख रुपए तक वहां का मुख्य नगर पालिका अधिकारी करवा सकता है। 500 लाख तक का मतलब 5 करोड़ तक जो होगा वो आपकी पूरी की पूरी नगर निगम जो है, नगर निगम जो है वो आपका 100 लाख रुपए मतलब 500 लाख रुपए तक नगर निगम करेगी, है ना, और आपका 100 लाख तक आपका जो है, और 25 लाख तक कौन करेगा? जो आपका महापौर जो होगा वो 25 लाख रुपए तक की क्या कर सकता है? क्रय कर सकता है, सामान जो है उसको खरीद सकता है अपने दम पे। ठीक है, इतने का वो सिग्नेचर कर सकता है। आगे, नगर परिषद कितने रुपए तक का सामान करे वह निविदाएं कर सकती है? नगर परिषद जो है वो कितने रुपए तक का सामान जो है वो क्रय कर सकती है और उसकी निविदाएं कर सकती है, खरीद सकती है। तो देखिए 2 लाख से 1 करोड़ तक कौन कर लेगा? 2 लाख से 1 करोड़ तक आपकी आ जाएगी नगर परिषद। नगर परिषद जो है वो 2 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक, और यदि 2 लाख का काम कौन कर लेगा? आपका अध्यक्ष कर लेगा, जिसको क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। सभापति कितने रुपए तक का काम कर सकता है? 2 लाख तक का। नगर परिषद जो है वो आपके 2 लाख से 1 करोड़ तक की। 25 लाख का काम कौन कर सकता है? 25 लाख का आपका महापौर जो नगर निगम का, और 5 करोड़ रुपए तक की कौन कर सकती है? नगर निगम जो है वो 5 करोड़ रुपए तक का काम कर सकती है। 1 लाख रुपए तक का कौन कर सकता है? नगर पालिका का अध्यक्ष। 50 लाख तो कौन कर सकती है? नगर पालिका जो है वो 50 लाख तक काम कर सकती है। ठीक है, तो आपका नगर परिषद का पूछा है तो ये हो जाएगा, नगर निगम का पूछता ये हो जाता, नगर पालिका का पूछता ये हो जाता। तीनों क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं, अपना करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्रय कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या होगी? जो अपन कार्य जो क्रय सामान खरीद रहे हैं, सामग्री की बात कर रहे हैं ना, सामग्री क्रय की, है ना, तो सामग्री क्रय जो, और एक भवन निर्माण की बात कर रहे हैं, तो क्रय की बात कर रहे हैं। क्रय कार्य जो है वो पूर्ण होने की अवधि क्या होगी? आप 5 लाख रुपए तक का कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको 1 माह के अंदर वो सामान आपको ला के देना पड़ेगा। यदि 5 से लेके 10 लाख तक का सामान खरीद रहे हो तो 2 माह में ला के देना पड़ेगा। 10 से लेके 50 लाख तक का आप सामान खरीद रहे हो तो 4 माह के अंदर ला के देना पड़ेगा। और 50 लाख से यदि आप 1 करोड़ रुपए या 100 लाख तक का सामान खरीद रहे हो, क्रय कर रहे हो, उस सामान के अंदर आपको कितना जाना पड़ेगा? 6 माह तक का। तो 1 माह, 2 माह, 4 माह और 6 माह कितना है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 100 लाख। ठीक है, अगला देखिए, पूर्ण निश्चित अवधि का समय विस्तार होगा। पूर्ण निश्चित अवधि जो होंगी उसका समय विस्तार कैसे होगा? कि आदमी काम कर रहा है, जैसे मान लो सरकारी काम होते हैं, बोलते हैं सरकारी कामों में पैसे अटकते हैं, पैसे अटकते नहीं है, शुरू में कम मिलते हैं फिर पूरे मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? देखिए,
1/4 काम करोगे आप तो आपको 1/8 मतलब उससे आधा पैसा मिलेगा। आधा काम करोगे तो 3/8 रुपए 8 पैसे आपको मिल जाएंगे। 3/4 काम करोगे तो तीसरे पड़ाव में जाओगे तो बराबर पैसे आपको मिल जाएंगे, और चौथा पड़ाव पूर्ण करोगे तो चौथे पड़ाव में आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। सभी इसमें सही है। बिलों का परीक्षण सही मेल को चुनिए। जो बिल होंगे उनके ऊपर परीक्षण कौन करेगा, उनकी जांच कौन करेगा, उनका चेक कौन करेगा उन कागजों को, तो वो देखना सही मिलान। यदि सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति होती है, सरकार कोई तकनीकी समिति भेज देती है, तो वो तीनों पार्ट में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड, इन तीनों के मामले में एक पूर्ण शक्ति होती है कि वो पूरे कागजों की जांच पड़ताल कर सकती है यदि सरकार उसको गठित करके देती है। अधीक्षण अभियंता की बात करते हैं तो वो 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ रुपए तक का माल जो होता है उसकी जांच पड़ताल करेंगे। अधिशासी अभियंता की बात करते हैं तो 50 लाख तक का माल करेंगे। सहायक अभियंता की बात करते हैं तो 5 लाख का माल करेंगे, और ये जो कनिष्ठ अभियंता जो होते हैं वो आपके 1 लाख के माल तक की जांच पड़ताल करेंगे जो आप खरीदते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, बाय।